हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें हम डेली के 2 क्वेश्चंस आपको देते हैं और उन्हें डिस्कस करते हैं, उसमें आज जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से आज का टॉपिक एथिक्स से रिलेटेड होगा। आज फ्राइडे है, आज एथिक्स का टॉपिक लेंगे हम लोग और एथिक्स के 2 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो बिना समय को गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, while acting for change and progress, should we be disappointed because we can do too little? Give reasons in favor of your stand. बदलाव और प्रगति के लिए काम करते हुए क्या हमें निराश होना चाहिए क्योंकि हम बहुत कम बदलाव और प्रगति ला सकते हैं? अपने मत के पक्ष में कारण बताइए। प्रश्न बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को लगता है कि हम चेंज ला सकते हैं, लेकिन जब हम चेंज लाने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि ये समाज तो बदल ही नहीं रहा और ये बदलाव का बहुत छोटा सा नमूना है, तो इससे हम डिसअपॉइंट होते हैं। तो वास्तव में क्वेश्चन यही है कि क्या हमें डिसअपॉइंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर हम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न की शुरुआत या आंसर की शुरुआत हम कैसे करेंगे? आंसर की शुरुआत में हम बताएंगे कि चेंज, अगर हम सोसाइटी में चेंज लाने की बात कर रहे हैं तो पहली चीज, ये एक लार्ज स्केल सिस्टम है समाज, ठीक है। और समाज में जो लार्ज स्केल चेंज लाना है, ये चेंज केवल सिंपल एक तरीके से नहीं लाया जा सकता, ये वास्तव में 2 वे प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए चेंज और प्रोग्रेस को लाने के लिए। दूसरा, इस साइंटिफिक टेक्निक्स और तरीकों के साथ साथ आपको सोशल और ह्यूमन इमोशंस को भी यूज करना पड़ेगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर इंक्लूड हो। तो बड़े सोसाइटल चेंज के लिए या सोसाइटी में चेंज लाने के लिए हमें प्रिंसिपल्स भी चाहिए और ह्यूमन इमोशंस भी चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इट इज अ मिक्स ऑफ आर्ट एंड साइंस टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चेंज और प्रोग्रेस जो है ये केवल सिंपली हमारे चाहने से नहीं होता। चेंज और प्रोग्रेस एक 2 वे फिनोमेना है, एक 2 मार्गीय विचारधारा है। इसमें 2 तरह के लोग होंगे, 2 तरह का ग्रुप होगा। एक ग्रुप वो होगा जो चेंज लाना चाहते हैं और एक वो ग्रुप होगा जिन्हें चेंज की ज़रूरत है, मतलब जिनके लिए आप चेंज लाना चाहते हैं। एक आप हैं जो चेंज करना चाहते हैं और दूसरे वो हैं जिनके लिए चेंज होना चाहिए। तो ये 2 ग्रुप हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहीं पर सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। जिन्हें चेंज होना है, क्या वो वास्तव में चेंज होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो वास्तव में ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे, चेंज तभी आपको इफेक्टिव वे में दिखाई देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चेंज लाने में ये लिमिटेशन का काम करते हैं। लेकिन अब हम आते हैं इसके दूसरे पहलू पर कि जो सिस्टम है, जो समाज है, जो जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम चेंज लाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सिस्टम क्या है? वो एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स है जिसमें सबका एक दूसरे पर कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, सम इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर होता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एनवायरमेंट का, ठीक है। हम एनवायरमेंट की बात करें तो अगर आप एनवायरमेंट को देखिए तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे पीपल्स का भी असर होगा इसमें, सोसाइटी का भी, इंडस्ट्री का भी, कम्युनिटी का भी, गवर्नमेंट का भी, कई सारे स्टेक होल्डर्स होंगे और सब अपने अपने लेवल से ही काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इंडिविजुअल होकर के गवर्नमेंट का काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट कम्युनिटी का काम कर सकती है, नहीं, लेकिन सभी अपने अपने काम अगर करेंगे तो चेंज अपने आप दिखाई देगा। सो वी हैव टू बी क्रिटिकल फॉर आवर एफर्ट्स। हमें अपने जो भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों के लिए क्रिटिकल होने का राइट है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अपने लेवल का ही काम देख सकते हैं। अपने एंड से हम जिस भी सेगमेंट में होंगे उस सेगमेंट को ही कर सकते हैं, लेकिन वो करना जो आपके बस में है, निश्चित तौर पर ये इंटर रिलेटेड है तो दूसरों पर भी असर डालेगा। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, वो एक समय लेगा लेकिन असर डालेगा, ठीक है। तो हमें ये मानना होगा, अपने ये मानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि हमारे चेंज के एफर्ट्स बहुत कम रिजल्ट दे रहे हैं, हमें ये मानते रहना होगा, वी शुड रियलाइज दैट द सिस्टम ऑफ सोसाइटी इज लाइक ह्यूज रॉक्स एंड इट हैज इनर्शिया। सोसाइटी में एक बेसिक इनर्शिया होती है, वो चेंज नहीं लाना चाहती।
और उस चेंज को लाने में वो हेजिटेट करती है। लेकिन जैसा कि फिजिक्स में भी होता है, ऐसा ही सोसाइटी में भी है, एक सिमिलर पैटर्न है। एक बार अगर वो चेंज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो फिर वो चेंज होते रहते हैं, वो डेवलपमेंट होता रहता है, वो सोसाइटल चेंज आते रहते हैं। तो दो इट इज डिफिकल्ट टू मूव एट फर्स्ट, बट वंस इट स्टार्ट मूविंग इट इज सेल्फ सस्टेनिंग इन इट्स मूवमेंट। अगर एक बार चेंज का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो चेंज लाने का प्रोसेस है हमारा, उस प्रोसेस में हमको सेल्फ डाउट होते हैं, निगेटिविटी आती है, सेंस ऑफ होपलेसनेस आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, क्या उसके बदले उस एक्सपेक्टेड रेट से हमें चेंजेस दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। और वो जब हमें एक्सपेक्टेड रेट पे चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे पास सेंस ऑफ सेल्फ डाउट आ जाता है, निगेटिविटी आ जाती है, होपलेसनेस आ जाती है। लेकिन अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो लीडर्स हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, जो सोसाइटी में बड़ा चेंज लाए हैं, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, इस तरह के लोग, वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं और अपने आइडियल्स के साथ लगे रहते हैं, भले ही लोगों में होप ना दिख रही हो। एग्जाम्पल में आप गांधी जी को ले सकते हैं, जैसा मैंने अभी गांधी जी का जिक्र भी किया। गांधी जी चाहते थे लोग नॉन वायलेंस को अपनाएं, इतना रेस्ट्रेन और वायलेंस का एक बड़ा प्रोमिनेंट और प्रॉपर सपोर्टिव ग्रुप होने के बावजूद भी वो अपने आइडिया पर लगे रहे। धीरे धीरे उन्होंने नॉन वायलेंस को इतना पॉपुलर कर दिया और एक बहुत बड़ा मेथड बन गया अपनी विरोध को दिखाने का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भले ही वो चेंज शुरुआत में बहुत छोटा लगे, लेकिन सोसाइटी में वो हमेशा धीरे धीरे अगर शुरू हुआ है तो चलता रहेगा। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम भगवत गीता से लेते हैं। भगवत गीता क्या कहती है? निष्काम कर्म कीजिए, ठीक है, द थ्योरी ऑफ निष्काम कर्मा हम गीता में पढ़ते हैं। तो निष्काम कर्म क्या कहता है कि आप काम करिए, फल की चिंता मत करिए। फल देना ईश्वर का काम है अकॉर्डिंग टू गीता, बट द थिंग इज, जब आप अपना काम लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे ही सही वो अपने रिजल्ट को अटेन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले प्रश्न में जो हमने देखा कि जो प्रश्न ये कह रहा है कि हमें डिसअपॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, हमें होप रखनी चाहिए, परसिस्टेंस रखनी चाहिए, अपने काम को लगातार करना चाहिए। छोटे छोटे चेंजेस भी दिखें तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और निष्काम कर्म को हमेशा आइडियल मानना चाहिए। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है what is right and what is wrong and there are no gray areas. Comment critically on the practical dimensions of the statement. जो सही है वो सही है और जो गलत है वह गलत है। इन दोनों के बीच में कोई ग्रे एरिया यानी अस्पष्ट क्षेत्र नहीं है। इस कथन के व्यवहारिक आयामों की समालोचनात्मक चर्चा करनी है आपको, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अब देखिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ये एक कॉमन सा आइडिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एथिक्स के हिसाब से देखें तो एथिकल थ्योरी में ये वाला आइडिया जाता है इमैनुअल कांट की अप्रोच के पास, ठीक है। कांट का ये मानना था कि किसी चीज के लिए समथिंग टू बी गुड इट हैड टू बी यूनिवर्सल, दैट इज इट कैन नॉट बी राइट to do something in one situation and wrong to do it and in another। यानी कि कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं अगर वो सही है तो वो हमेशा सही होगी। ऐसा नहीं कि वो चीज एक सिचुएशन में सही होगी और दूसरी सिचुएशन में गलत होगी। इफ लाइंग इज रॉन्ग इट हैज टू बी रॉन्ग एट ऑल द टाइम्स। अगर झूठ बोलना गलत है तो वो हमेशा गलत है, ठीक है। इट हैज टू बी रॉन्ग व्हेन एवरीवन डज इट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये कांट की फिलॉसफी से लिया गया, मतलब उससे मैचिंग क्वेश्चन है। और जहां पर वो कहते हैं कि जो भी चीज है वो यूनिवर्सल है, जो सही है वो हमेशा सही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोग्रेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस, हमेशा वो सही है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन के पार्ट पर। अब देखिए, यहां पर आपको अपना व्यू देना है, तो आप अपना व्यू अब शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में आप जरूर बताएंगे कि ये कैंटियन फिलॉसफी है और वहां पर कैंट क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि देखिए, सामान्य तौर पर जनरली इट इज नॉट द केस
there are many situations where a conflict appears between right and wrong. ऐसी कई situations हो सकती हैं जहां पर सही और गलत के बीच में conflict हो, ठीक है। और वो conflict बेसिकली किस बेस पर होगा? पर्सपेक्टिव के बेस पर दिखाई देगा, आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आप कोई पर्सन है, वो पर्सन की मदर बीमार है और वो अपनी मदर को देखने जाना चाह रहा है। रेलवे स्टेशन पर बहुत लाइन है, बहुत भीड़ है और ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, टिकट नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करता है, चूंकि ट्रेन छूट रही थी तो वो भाग करके ट्रेन में बैठ जाता है और वो पकड़ लिया जाता है। अब जब वो पकड़ा गया है तो उसने टिकट नहीं ले रखी है। अब इसको अगर इस सिचुएशन को आप देखें तो क्या इस सिचुएशन में वो गलत है या वो सही है? अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि हम किस पर्सपेक्टिव से उसके एक्ट को जज कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसको, उसके एक्ट को मॉरल या राइट माने या इमोरल या रॉन्ग माने, ये डिपेंड करेगा कि हम किस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लॉ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो गलत है, आप बिना टिकट लिए यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप ह्यूमन वैल्यूज के हिसाब से देखेंगे तो इल मदर की, बीमार मदर की सेवा करना और उन तक पहुंचना ये प्राइमरी ड्यूटी है। कांट के हिसाब से लॉ अबाइडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो अलग अलग आपका कंक्लूजन होगा उसके सही या गलत होने को लेकर, ठीक है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि स्टिकिंग टू एनी वे of reasoning once for all makes one dogmatic। अगर हम एक ही चीज को हमेशा के, एक ही लॉजिक को हर सिचुएशन के लिए फिट करेंगे तो ये गलत होगा। एथिकल रीजनिंग शुड बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी कि जो नैतिक तार्किकता है वो हमेशा डेवलप होती रहती है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न का उत्तर। अब आप इसको कंक्लूड कर देंगे और कंक्लूजन में आप क्या बताएंगे कि डिमार्केशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज नॉट दैट क्लियर एंड रेशनल माइंड कैन डिफरेंशिएट इट प्रॉपरली एज एंड व्हेन द सिचुएशन कम, ठीक है। जब सिचुएशन आएगी और जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम सही और गलत का डिसीजन कर सकते हैं। ये कोई क्लियर कट वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जस्टिफाइड है कंक्लूड करना कि द मेंशन स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड इन एवरी सिचुएशन, यानी व्हाट इज राइट इज राइट, इज व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग, ये हर सिचुएशन में सही नहीं हो सकता। देयर आर मेनी सिचुएशंस व्हिच हैव ग्रे एरियाज एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू यूज इमोशनल इंटेलिजेंस, रेशनल माइंड एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो अगर आप देखें तो एक बेसिक, जब भी एथिक्स का बेसिक सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन को ऐड करना होगा। थ्योरेटिकल पोर्शन को ऐड करने के साथ साथ आपको एग्जांपल्स जरूर देने हैं, ठीक है। और अपनी बात को वैलिडेट करने के लिए आप एग्जांपल्स या केस जो भी देते हैं वो जरूर दीजिए, प्लस एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा कंक्लूजन भी दीजिए, तब ये आंसर कंप्लीट होगा और तब इस पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आज के 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। कल सैटरडे है और कल का जो टॉपिक होगा वो करंट अफेयर्स का होगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी हमारे स्टूडेंट्स इसको देखते हैं और आंसर्स लिखते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट जरूर करें, इससे हमें लगता है कि आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो भी आप जरूर कमेंट करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।